मुस्लिम देवरानी, हिंदू जेठानी। सरोज ने अपने बड़े बेटे मोहन की शादी पारुल नाम की लड़की से की थी, जो कि सांवली और काली रंगत की थी। पर आसपास के लोग उसे काली बहू कहकर ज्यादा संबोधित किया करते थे। ऐसे ही एक दिन सरोज पारुल से धूप में मिर्ची सुखाते हुए विक्रम की शादी की बात कर रही थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक होती है और दोनों दरवाजा जाकर खोलती हैं तो देखती हैं कि विक्रम किसी मुस्लिम लड़की को लाता है। साथ ही दोनों के गले में वरमाला होती है। सरोज कहती है, विक्रम बेटा, तू और ये तेरे साथ में कौन है? वरमाला क्यों पहनी है तुम दोनों ने? सबसे पहले तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ माँ कि मैंने बिन बताए जन्नत से शादी कर ली। मैं इसे बहुत चाहता था और मैं ये नहीं चाहता था कि इसके माता पिता या आप मेरा निकाह कहीं और कर दें, इसलिए हमने अपनी मर्जी से शादी कर ली। देवर जी, ये आपने क्या किया? कम से कम माँ जी को तो बता ही देते, और इतना भी नहीं तो हमें अपनी शादी में शामिल कर लेते। नहीं बहू, ये हमें कुछ क्यों बताएगा? अब इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ को बिन बताए फैसले ले सकता है। मेरा क्या है, मुस्लिम धर्म की बहू ले आया है। ये जानता है हमारे घर की परंपरा यही है, हम किसी बहू के साथ अन्याय नहीं करते, और इसलिए इसने इसका फायदा उठाया है। बहुत बढ़िया बेटा। तभी विक्रम रोककर अपनी माँ के पैर पकड़ लेता है और माफी मांगता है। स्थिति को समझते हुए सरोज कहती है, बेटा, ये तूने कैसा अधर्म कर दिया। आसपास के लोग कितनी बातें बनाएंगे, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। मुझे तो अपनाना ही पड़ेगा। क्या नाम है इस लड़की का? अम्मी जान, मेरा नाम जन्नत है। आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको गिला शिकवे का कोई मौका नहीं दूंगी। अरे बस बस, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। वैसे एक बात कहूँ, तू बड़ी प्यारी है और सुंदर भी है। सास के मुंह से देवरानी की तारीफ सुनकर पारुल मन में कुढ़ते हुए कहती है, धत तेरे की, मैंने तो सोचा था ये मुस्लिम होगी तो माँ जी इसे अभी घर से धक्के मारकर रफा दफा कर देंगी, पर बाजी तो उल्टी पड़ गई। माँ जी इसकी तारीफ कर रही हैं, कहीं मेरे कालेपन की वजह से माँ जी मुझे प्यार करना छोड़ ना दे। ये ऐसा भी हो सकता है कि माँ जी बस अब इसके ही गुणगान करे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अरे बहू, क्या सोच रही है? कब से कह रही हूँ जा जाकर बहू का गृह प्रवेश करने के लिए आरती और महावर की थाली ले आ। जी माँ जी। सरोज की बात सुनकर पारुल आरती और आलते की थाली लाती है। पहले वो उन दोनों की आरती करती है, फिर मुस्लिम बहू आलते में पैर भिगोकर घर में अपनी छाप छोड़ती है। अगले दिन बहू नमाज पढ़ने के बाद साड़ी पहनकर सर पर हिजाब बांधती है। सरोज के पैर छूकर कहती है, अम्मी जान, हिंदू धर्म में पहली रसोई में कुछ बनाते हैं तो आप बताइए, मैं क्या बनाऊं? जो तुम्हें मीठे में अच्छा बनाना आता है वही अपने हाथ का चखा दो। और हाँ बहू, मैं तुम्हें पहले ही बता रही हूँ, इस घर में मांसाहारी खाना नहीं बनेगा, ना खाया जाएगा, इसलिए तुम्हें ये सब छोड़ना होगा। माँ जी, आप फिक्र मत करिए। और ये क्या, तुमने साड़ी भी पहनी और हिजाब भी बांधा है, क्यों? क्योंकि माँ जी, नई बहू साड़ी पहनती है और हमारे में भी हिजाब कभी उतरता नहीं है, इसलिए हिजाब पहना हुआ है। तेरी जैसी मर्जी वैसे रहे। दूर से दोनों को खुश देखकर सांवली जेठानी कहती है, माँ जी बड़ा इससे प्यार से बातें कर रही हैं और ये अपनी मर्जी का भी करेगी, लेकिन मैं इसे सबकी नजरों में अच्छी बनने नहीं दूंगी और इसकी गोरी रंगत को तो खराब कर दूंगी। कुछ देर बाद जन्नत अपनी पहली रसोई का खाना तैयार करके सास को बुलाने चली जाती है। तभी मौके का फायदा उठाकर पारुल उसकी खीर में काली मिर्च और सब्जी में चीनी मिला देती है, जिसे खाने के बाद सास कहती है, अरे बहू, ये तूने कैसा खाना बनाया है? खीर में इतनी काली मिर्च, पता है गले में कितनी चुभ रही है, और सब्जी में इतनी चीनी, लगता है तुझे ध्यान नहीं रहा खाना बनाते समय। वही तो माँ जी, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो खाना बनाते वक्त? क्योंकि ये तो सभी को पता है कि खीर मीठी और सब्जी चटपटी होनी चाहिए। पहली बार खाना बना रही हो क्या? नहीं नहीं बाजी, अम्मी जान, कोई गलतफहमी हुई होगी, मैंने तो खाना ठीक से बनाया था। आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा बना कर लाती हूँ। रहने दो जन्नत, कोई जरूरत नहीं है, मैंने मटर पुलाव बनाए थे, मैं सबको वही दे देती हूँ, तुम भी बैठ जाओ। उस वक्त जन्नत को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसकी पहली रसोई का खाना ही अच्छा नहीं बनता। वहीं जेठानी मन ही मन खुश होती है। ऐसे ही अगले दिन जब जन्नत नहा रही थी तो उसके कमरे में कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर जेठानी उसके ड्रेसिंग टेबल से क्रीम उठाकर उसमें ब्लीच मिला देती है और कहती है, अगर मैं काली हूँ और देवरानी मेरी इतनी गोरी है तो अपनी जगह बनाने के लिए मुझे कुछ तो करना होगा। अब ये ब्लीच जब इसके मुंह पर लगेगी तो इतनी जलन करेगी, पिक हो जाएगी और फिर चेहरा लाल हो जाएगा और फिर गई इसकी गोरी चमड़ी। ऐसा कहकर वो बाहर आ जाती है। कुछ देर बाद जब जन्नत अपने मुंह पर रोजमर्रा की वही क्रीम लगाती है तो उसके कुछ देर बाद उसके चेहरे पर रेडनेस आ जाती है और वो खूब परेशान होते हुए कहती है, आह आह,
अरे ये क्या हो रहा है, मेरे चेहरे पर अचानक से लाल हो गया है और खुजली हो रही है। मैंने तो वही क्रीम लगाई जो मैं रोज लगाती हूँ, मुझे ये क्या हो रहा है। तभी उसे परेशान देखकर विक्रम ठंडी बर्फ लेकर आता है और उसके गालों पर लगाता है। तभी सरोज कहती है, अरे बेटा क्या हुआ, मैंने तुझे बर्फ ले जाते हुए देखा और ये बहू का चेहरा इतना लाल क्यों है। उसके चेहरे पर जलन हो रही थी, इसलिए मैं फटाफट ले आया। बिल्कुल ठीक किया बेटा तूने, बहू कल तक आराम मिल जाएगा। जन्नत अगले दिन ही ठीक हो जाती है, पर ये देखकर पारुल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वक्त गुजरता है, वो अपनी मुस्लिम देवरानी को परेशान करने के लिए कुछ न कुछ उसके फेस पर लगाने की चीजों में मिलाती थी, जिससे कभी उसका चेहरा काला हो जाता था, कभी नहीं, लेकिन कुछ समय बाद ही ठीक हो जाता था। तो कभी उसके घर के काम बिगाड़ देती थी, लेकिन सास जन्नत को कुछ नहीं कहती क्योंकि वो दोनों बहू से बराबर का प्यार करती है। एक रात जब जन्नत अकेले सो रही थी, विक्रम काम से बाहर गया था, तो पारुल उसके कमरे में आकर उसकी क्रीम में कुछ मिलाती है कि सरोज देखकर उसे डांटती है। तभी झूठ मूठ की माफी मांगकर पारुल चली जाती है और फिर से अगली रात पारुल वही करने की कोशिश करती है। तभी सरोज कहती है, बहू ये सब क्या है, मुझे समझ आ रहा है इतने दिन से जन्नत बहू जितनी बार भी परेशान हुई है उसका कारण तू है। जो भी उसके चेहरे के साथ हुआ उसके काम में दखलंदाजी कर रही थी, और आज मैंने तुझे दोबारा रंगे हाथ पकड़ लिया। आखिर क्यों तू उसके पीछे पड़ी है, बता मुझे। क्योंकि माँ जी मुझे ऐसा लगा कि आप बस अपनी गोरी बहू से प्यार करती हैं, मुझसे नहीं करेंगी। उसके आने के बाद आपने उसकी तारीफ भी कर दी थी, मुझे लगा मेरी जगह छिन जाएगी, इसलिए मैंने जन्नत के साथ ये सब किया। कमरे की लाइट जल जाती है और जन्नत कहती है, नहीं बाजी, मैंने आपको हमेशा अपनी बड़ी बहन समझा है और मैंने कभी नहीं चाहा कि आपकी जगह लूं। आपने मेरे बारे में गलत सोचा। हाँ बहू, मैं तुम दोनों से बराबर का प्यार करती हूँ, तू ये क्यों नहीं समझती, काला गोरा कुछ नहीं होता, तुझे ऐसा क्यों लगा। पारुल रोकर अपनी देवरानी और सास के पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर माफी मांगती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। पता नहीं मैंने अपने मन में क्या शक पैदा कर लिया था और उसी जहर को पालते पालते मैं जहरीली हरकतें करने लग गई, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कोई बात नहीं बाजी, हम दोनों तो बहन की तरह रहेंगे हमेशा। दोनों एक दूसरे के गले लगकर प्यार से रहती हैं और हमेशा एक दूसरे का काम में हाथ बटाती हैं। इसीलिए दोस्तों, कभी भी अपने मन में रंग भेद के प्रति जहर मत पालिए, क्योंकि वो आपको दूसरों की नजरों में गिरा देता है। और सदैव प्यार से रहिए। तारा, जानवी, मुस्कान, अनिका, इशिका 5 बहुएं एक कमरे में इकट्ठा होकर कहती हैं, बस बस, अब ये बेशर्मी का चोला और हमसे पहना नहीं जा रहा। वही तो, बहुत तंग आ चुकी हूँ मैं। भले ही हमें इन सब की बहुत पहले से आदत क्यों ना हो, लेकिन शादी करने के बाद बहुत अजीब लगता है, घर के काम नहीं होते अलग से। अरे मैं तो इस लंबे घूंघट से तंग आ चुकी हूँ, इतना लंबा होता है कि आधे काम बिगाड़ देती हूँ। अरे वो तो कुछ नहीं दीदी, मैं तो कल गर्म पानी से जलने से बच गई थी, वरना बहुत बुरा हाल होता। जब माँ जी हमें पहले समझाया करती थी कि घूंघट मत रखो, तो हमने क्या डायलॉग मारा था, याद है ना? वही तो, माँ जी ने हमें भी समझाया था कि ऐसे कपड़े मत पहनो, फिर भी हमने एक नहीं सुनी। आज हम पछता रहे हैं, उनकी बात को मान लेना चाहिए था हमें। आखिर 5 बहू अपनी सास की बात को इनकार करके क्यों पछता रही थी, ये जानने के लिए कुछ समय पीछे जाना होगा, जहाँ 5 बहू गृह प्रवेश के लिए द्वार पर खड़ी थी और सास कोकिला उनकी आरती कर रही थी। हाय मेरी प्यारी प्यारी बहुओं, अंदर आ जाओ, इतना भारी लहंगा पहना है, गर्मी लग रही होगी, जाओ बदल लो। यू आर राइट मम्मी जी, बट लहंगा कौन पहने, बड़ी मुश्किल से कैरी किया है, मुझे तो काट रहा है लहंगा। बहू, तुमने इतना बड़ा घूंघट क्यों कर रखा है? हमारे घर में घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, आजकल कोई बहू नहीं करती इतना, और मैं जानती हूँ तुम 5 भी अच्छे से रह सकती हो। इतनी गर्मी में घूंघट कौन करेगा, कहीं ये दोनों गवार तो नहीं है? कुछ भी मत बोलिए जेठानी जी, हम तो हैं संस्कारी, गवार की बात तो कीजिए ही नहीं। तो इतना ज्यादा संस्कारी बनने की क्या जरूरत है कि 52 गज का घूंघट कर लो? अरे वाह, आप सबकी बात यहीं चौखट पर होगी, तो कम से कम हम 5 भाइयों को तो घर में भेज दीजिए। अरे बहू के चक्कर में तो तुम्हें भूल ही गई। आ जाओ सब अंदर आओ और आकर आराम कर लो। तभी सारे बहू बेटे अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगली सुबह तीनों बहू शॉर्ट ड्रेस में आती हैं, तो वहीं दोनों छोटी बहू लंबा सा घूंघट किए अपनी सास के पैर छूती हैं। माँ जी प्रणाम।
अरे जीती रहो बहू, तुमने फिर से घूंघट कर लिया। हाँ माँ जी, कल हमने आपको कहा था ना, हमारे माता पिता ने हमें बड़े संस्कारों के साथ हमें यहाँ भेजा है, इसीलिए हम तो घूंघट करके ही सारा काम करेंगे। ठीक है, पर जानवी, तारा, मुस्कान बहू, तुम तीनों ने ऐसे छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? मैंने कहा था तुम अच्छे से रहना, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने अच्छे से रहो कि आधे कपड़े पहनकर आ जाओ। तुम्हें ऐसे देखकर बाहर पड़ोसन क्या बोलेंगी? ऐसी बेशर्मी मत दिखाओ, साड़ी पहन लो। ओ माँ जी, कल तो आप हमें लेक्चर दे रही थी, आज आप ये सब बोल रही हैं। हमें तो ऐसे कपड़े पहनने में ही कंफर्टेबल लगता है, इसलिए हम यही पहनेंगे। इसमें बेशर्मी कैसी? वही तो माँ जी, हमें शुरुआत से ही अच्छे कपड़े पहनने की आदत है, हमसे साड़ी नहीं संभाली जाएगी। ठीक है, अब जाकर घर के काम निपटा लो, या पहली रसोई में कुछ मीठा बना दो। व्हाट मम्मी जी? पहली बात, हमें कुछ अच्छा खाना बनाना नहीं आता, तो हम नहीं बना रहे, और दूसरी बात, हम तीनों अपनी फ्रेंड साक्षी के घर किटी पार्टी करने जा रहे हैं, और उन्हें अपनी शादी की पार्टी भी तो देनी है। हाँ हाँ, चलो चलो, हम बहुत लेट हो रहा है। बाय बाय मम्मी जी। ऐसा कहकर तीनों बेशरम बहू चली जाती हैं। फिर दोनों संस्कारी बहू अपनी पहली रसोई का खाना बनाती हैं और उसे चाय नाश्ता करवाती हैं, क्योंकि उससे पहले पांचों बेटे ऑफिस बिना नाश्ता किए चले जाते हैं। कुछ देर बाद घर पर पड़ोसन आकर कहती है, अरे क्या बात है, मुझे सिर्फ 2 बहू ही दिखाई दे रही हैं कोकिला, तेरी तीनों बहू और कहाँ हैं? वो तीनों बाहर अपनी शादी की पार्टी देने दोस्तों के पास गई हैं। नमस्ते जी, नमस्ते, चाय नाश्ता कीजिए, और आप सब मेरे हाथ की बनी आमी की चटनी खाइए, बहुत अच्छी बनाई है मैंने। इशिका ऐसे कहकर थोड़ा आगे बढ़ती है कि घूंघट की आड़ में थोड़ा फिसल जाती है। अरे 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 बहू, जब तुमसे इतना बड़ा घूंघट नहीं संभाला जा रहा तो क्या ही करोगी तुम? अभी तुम गिरते गिरते बच गई। वो आंटी, हमारी मम्मी ने कहा था कि नई बहू को 1 साल तक लंबे घूंघट में रहना पड़ता है, बस इसीलिए। क्या करूं, ये समझती ही नहीं है, इतना कहती हूँ कि कहीं लग लगा जाए तो। वहीं दूसरी ओर उनकी तीनों बहुएं जब कहीं से आती हैं तो एक कुत्ता रेड ड्रेस वाली जानवी के छोटे कपड़े देखकर भौंकने लगता है। बड़ी मुश्किल से तीनों अपनी जान छुड़ाकर आगे आती हैं, तो मुस्कान का गाउन कार से टकराकर थोड़ा फट जाता है। वो देखकर आसपास के लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे जब इन लोगों से इतने छोटे कपड़े संभलते नहीं तो पहनते क्यों हैं भाई? देखो देखो, अब कैसे इसको शर्म आ रही है, अपना फटा हुआ कपड़ा छुपा रही है। जब घर से निकल रही थी तब इसने शर्म नहीं की, और वो भी शादीशुदा होकर। अरे ये तो सब इन बेशरम बहू की निशानी है, जो अपने मन की करके ऐसे कपड़े पहनती हैं, फिर दिखावे के लिए अपनी इज्जत का ख्याल आता है इन्हें। अरे यहाँ तो हमारा बहुत मजाक हो रहा है, जल्दी से घर पर चलो। हाँ, जल्दी जल्दी चलो। तभी तीनों बहू टैक्सी करके घर पहुँचती हैं, जहाँ वो घर पर कुछ औरतों को देखती हैं और वो उन्हें देखकर कहती हैं, अरे कोकिला, ये तो तेरी तीनों बहू है ना, ये कैसे कपड़े पहने हैं इन्होंने? तेरी एक बहू का तो गाउन भी फट गया है। अरे यही वो तेरी 3 बेशरम बहू है ना। पड़ोसन की बात सुन तारा उन्हें सुना देती है। तभी गुस्से में पड़ोसन वहां से 9-2-11 हो जाती है। वक्त गुजरता है। 2 घूंघट वाली बहू 52 गज का घूंघट करके आधा काम घर का बिगाड़ देती थी। ये देखकर सास बहुत उदास थी। तो वहीं तीनों बेशरम बहू छोटे कपड़े पहनकर पछता रही थी, पर अभी भी घर में छोटे कपड़े पहनती थी। साथ ही कमरा बंद करके धूम्रपान और नशे का सेवन करती थी। एक बार उनके धूम्रपान के धुएं की वजह से खांसते हुए कोकिला तीनों के कमरे की ओर आ जाती है और उनके हाथ में सिगरेट देखकर कहती है, अरे मोरी मैया, ये क्या, तुम तीनों के छोटे कपड़े पहनना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, पर मैं बर्दाश्त कर रही थी, और अब तुम नशे का सेवन भी करने लग गई। शर्म नहीं आती क्या? मम्मी जी, इसमें शर्म कैसी? आप ही तो कहती हैं हम बेशरम बहू हैं, इसीलिए खुलकर अपना जीवन जी रही हैं। लेकिन इस छोटे से कमरे में अब एंजॉय भी ना करें क्या? हे भगवान,
ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है बहू। ये सब मर्द पर भी अच्छा नहीं लगता। तुम तो इस घर की बहू हो। छोड़ दो ये सब। ये छोटे कपड़े पहनना, मॉडर्न बन जाना, ये सब लक्षण एक बेशरम इंसान के हैं। ये तो सब जानते हैं माँ जी, नया क्या है? मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिसको जो करना है करो। मेरी तो 5 बहुएं ही अतरंगी है। सास की बात तीनों बेशरम बहू के मन में घर कर जाती है। जब वो ये बात सोचती हैं तो उनका ना छोटे कपड़े पहनने का मन करता, ना गलत आदतें दोहराने का। लेकिन सास को तो कह दिया था हम यही कपड़े पहनेंगे। वही दोनों घूंघट वाली बहू भी कहती हैं बस अब और इस लंबे घूंघट में नहीं रहा जाता। अरे इसकी वजह से आधे काम गलत हो जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता, लुढ़कते पुढ़कते ही रहते हैं। पर माँ जी को तो हमने शुरुआत में बहुत इतरा के कहा था कि हम संस्कारी बहू हैं, लेकिन अब हमने अचानक से घूंघट हटा दिया तो वो क्या बोलेंगी कि कहाँ गए इनके संस्कार। तभी तीनों बहू वहाँ आकर उसकी बात सुनती हैं। तत्पश्चात 5 बहू अपनी सहमति से सिंपल साड़ी पहनकर बिना घूंघट किए घर के काम करने लगती हैं। ये देखकर सास अचंभित हो जाती है और उनसे कहती है ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रही हूँ। तुम 5 तो एकदम बदल गई। 2 तो अपनी मर्जी से घूंघट में थी और 3 बेशरम बनकर घूम रही थी, लेकिन यहाँ तो सारा मामला ठंडा हो गया। ये कैसे हुआ? माँ जी अब ज्यादा बड़ा घूंघट हमसे नहीं संभाला जा रहा, इसीलिए हमने ऐसी साड़ी पहन ली। और माँ जी हम तीनों के छोटे कपड़े नहीं पहने जा रहे हैं अब हमसे। अब हमें शर्म आ रही है, साड़ी में कंफर्टेबल महसूस हो रहा है, इसलिए हमने साड़ी पहनना शुरू कर दिया है। जब मैं तुम्हें पहले दिन से समझा रही थी तब तुमने माना नहीं, लेकिन चलो ये भी अच्छा है, तुमने खुद झेला, अपनी स्थिति को सुधार भी लिया। जी माँ जी। इस तरह कोकिला की 5 बहू को अपनी गलतियों का एहसास होता है और अब वो नॉर्मल साड़ी पहनकर एक साथ घर में खुशी खुशी रहती हैं।